हाय गाइस। इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर सीरीज के अगले क्रम में हम लोग आज समझते हैं एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन, यानी कि प्रतिफल के क्या अपवाद होते हैं, किन किन मामलों में कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें प्रतिफल की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए समझते हैं एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन के एक्सेप्शन को समझने से पहले एक बार हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं कंसिडरेशन क्या होता है। तो सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट बात करता है कंसिडरेशन की। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, then such act, abstinence or promise is called consideration for the promise। यानी कि प्रॉमिसर के डिजायर पे प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और abstain फ्रॉम डूइंग, कुछ कर चुका है या करने से प्रवृत्त रहा है, या डज और abstains फ्रॉम डूइंग, करता है या करने से प्रवृत्त रहता है, और promises टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग, और वचन देता है कि वह कुछ करेगा या करने से प्रवृत्त रहेगा, तब ऐसा एक्ट, ऐसा एब्स्टिनेंस और ऐसा प्रॉमिस कंसिडरेशन कहा जाएगा उस प्रॉमिस के लिए, उस वचन के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या एक्सेप्शन है कंसिडरेशन के। तो सेक्शन 25 को पहले हम लोग देखते हैं, जिसमें जनरल रूलिंग है, सामान्य नियम यह है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यानी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, जिसमें प्रतिफल नहीं है, वह वॉइड होगा, वह शून्य होगा। शून्य का मतलब होता है कि विधि की नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं होती है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। अब हम लोग समझते हैं एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन। तो देखा जाए कि एक्सेप्शन क्या है कंसिडरेशन के। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void. Agreement without consideration is void. This is the general law. Unless it is in writing and registered, or is a promise to compensate for something done, or is a promise to pay a debt by time barred by the Limitation Act. An agreement made without consideration is void unless the first exception is it is expressed in writing and registered. Expressed in writing and registered. Under the law for the time being enforced for the registration of the document, and is made on account of natural love and affection between the parties standing in a near relation to each other। मतलब पहला एक्सेप्शन बात करता है कि ऐसा कोई भी जो नियर रिलेटिव के मध्य नेचुरल लव एंड अफेक्शन के मध्य किया जा रहा है, और उस बात को वह रिटन फॉर्म में देता है, और रिटन फॉर्म में उसके बाद वह उसे रजिस्टर्ड करा देता है। जो भी उस वक्त नियम कानून है किसी डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन से संबंधित, तब जो है उसके लिए कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा रिटन जो है डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में तैयार किया गया है, नियर रिलेटिव के बीच में तैयार किया गया है, और ऐसे एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में तैयार करके उसे रजिस्टर्ड कराया गया है, तो उस दशा में कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये पहला एक्सेप्शन बात करता है। दूसरा एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं, सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 बात करता है, it is a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something, यानी कि जिसके द्वारा पहले से ही कुछ किया जा चुका है, for the promiser, or something which the promiser was legally compellable to do। यानी कि ये ऐसे प्रॉमिस को, ऐसे कंपनसेशन के लिए आप प्रॉमिस कर रहे हैं
जिसे उसने पहले ही कर लिया है, मतलब ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर, यानी कि वचनदाता के लिए पहले ही उसके द्वारा कुछ कार्य किया जा चुका है, उसे कंपनसेट करने के लिए वह प्रॉमिसर वचन देता है कि हम कंपनसेट करेंगे, तो उस दशा में भी जो है कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के ही इन्फोर्सिएबल होगा। तीसरा एक्सेप्शन हम लोग देख लेते हैं जो बात करता है इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड। राइटिंग में है, साइन में है, by the person to be charged therewith or by his agent generally or specially authorized in that behalf to pay wholly or in part debt by which the creditor might have enforced payment, but for the law of the limitation of the suit it is barred. If these cases coming then such an agreement is contract, यानी कि कोई भी ऐसा डेप्ट है जो टाइम बार हो गया है, यानी कि उसे वसूली करने का जो नियत समय था वह बीत चुका है, अब वह टाइम बार हो गया है, कालावरोधित हो गया है। उस दशा में यदि वह जिसे पेमेंट करना है वह वचन देता है, लेकिन वचन किस फॉर्म में, रिटन फॉर्म में है और उसने साइन किया है उस पर, और यह कहता है कि चलिए ठीक है मैं वह पेमेंट कर दूंगा जो आपका बकाया है और कालावरोधित हो गया है, टाइम बाहर हो गया है, उसको मैं पेमेंट करूंगा, ये मैं लिख के अपना साइन करके दे रहा हूं, तो उस दशा में भी जो है कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होगी, वह वचन ऐसे ही बिना कंसिडरेशन के इन्फोर्सिएबल रहेगा, उसे लागू कराया जा सकेगा। एक्सप्लेनेशन हम लोग समझ लेते हैं। दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में। पहला एक्सप्लेनेशन है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड द डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड, यानी कि जो गिफ्ट मेड किया जा रहा है वह दान के जो है अनुक्रम में ये अफेक्ट नहीं करेगा उसकी वैलिडिटी को, यानी कि दान की वैलिडिटी को सेक्शन 25 जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा, उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन बात करता है एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रॉमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वाइड merely because the consideration is inadequate, but the inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given, यानी कि ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें प्रॉमिसर जो है वह ऐसा कोई इनएडिक्वेट जो है कंसिडरेशन लेने की बात कर रहा है, तो यदि वह उसकी सहमति फ्री है, उसकी सम्मति फ्री है, वह अपने सामान के जिसकी कीमत 1000 है किसी को 100 रुपये में देने के लिए तैयार है, तो यह कोई जो है उसका लीगल इनएलिजिबिलिटी नहीं होगा, वह एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल रहेगा। बट कंडीशन ये है कि उसकी जो सम्मति है, उसका जो कंसेंट है वह फ्रीली गिवन होना चाहिए, वह स्वतंत्र रूप से दिया गया होना चाहिए। कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें 1000 की कोई वस्तु है उसको 100 रुपये में दिया जा रहा है, तो यदि बाद में प्रॉमिसर ये कहता है कि नहीं साहब हमें हमारी स्वतंत्र सम्मति नहीं थी कि हम अपने 1000 के सामान को 100 रुपये में बेचें, तो उस वक्त यह कोर्ट जो है ना डिटरमाइन कर सकता है, जब ऐसा क्वेश्चन आए सम्मति का, तब जो है कोर्ट इसको कंसिडरेशन में ले सकता है कि हाँ कुछ तो बात रही होगी, क्योंकि 1000 का सामान कोई 100 रुपये में ऐसे ही नहीं बेचा जाएगा। तो जब क्वेश्चन ऐसा हो कि कंसेंट जो है उसका फ्रीली था नहीं था, उस वक्त जो है कोर्ट कंसीडर कर सकती है। अदरवाइज यह जो है यदि कोई अपने सामान को जिसकी कीमत 1000 रुपये है 100 रुपये में देने के लिए किसी को तैयार है, तो वह एग्रीमेंट भी एनफोर्सिएबल रहेगा, अनलेस कि उसको यह न साबित कर दे प्रॉमिसर को उसकी सम्मति फ्री रूप से नहीं दी गई थी। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग एक्सेप्शन को समझते हैं। पहला एक्सेप्शन है ए प्रोमिसेस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव 1000 रुपीज, दिस इज वॉइड एग्रीमेंट, यानी कि जैसा सेक्शन 25 का
जनरल जो नियम है, जो जनरल रूल है कि द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, तो उसी पर जो है यह बेस्ड है। ए प्रोमिसेस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव 1000 रुपीज, यानी कि ए एक व्यक्ति है, किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे ही बिना किसी प्रतिफल के 1000 देने का वचन देता है, तो यह विधि की नज़र में वॉइड एग्रीमेंट होगा, शून्य करार होगा। दूसरा इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं। ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन promises to be his son for 1000 rupees. A puts his promise to be into writing and registers it. This is a contract. A अपने बच्चे को 1000 रुपये देने का वादा करता है, वचन देता है, और ऐसे वादे को वह लिखित रूप में दर्ज करता है। लिखित रूप में दर्ज करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराता है, तब जो है यह आएगा नेचुरल लव एंड अफेक्शन में। तो इसके लिए कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होगी, बिना कंसिडरेशन की ही ऐसा एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कंट्रैक्ट, यानी कि वैसा करार जो वैधता प्रवर्तनीय है वह संविदा होगी। तो इस केस में एक पिता यदि अपने बेटे को 1000 रुपये देने की बात करता है, उसे लिखता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराता है, तब यह एक संविदा होगी और वह पिता जो है उसे देने के लिए बाध्य होगा। अगला इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं। ए फाइंड्स बी's पर्स एंड गिव्स इट टू हिम, यानी कि एक व्यक्ति का पर्स कहीं गिरा हुआ था और वह व्यक्ति दूसरा जो है उसे पाता है। उस दशा में जब उसका पर्स मिल जाता है तो जिसको वह पर्स मिला रहता है वह उसको वचन देता है कि मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा। तो यह पास्ट वॉलंटरी सर्विस में जाएगा सेक्शन 25 के सबसेक्शन 2 में। तो इसे जो है एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और वह 50 रुपये देने के लिए बाध्य रहेगा। अगला इलस्ट्रेशन है। ए सपोर्ट्स बी's infancy, B promises to pay A's expenses in so doing. This is a contract, यानी कि A सपोर्ट करता है B के बच्चे को, जो इन्फेंट है, जो शिशु है, और उसके एवज में उस शिशु के पिता के द्वारा जो देखभाल कर रहा है उसको वचन देता है कि आपका जो भी खर्चा होगा इस बच्चे की देख रेख में मैं उसे वहन करूँगा, मैं उसे दूंगा। तो ये भी जो है कंट्रैक्ट है, क्योंकि एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर वह सर्विस दे रहा है, इसलिए यह कंट्रैक्ट माना जाएगा। अगला इलस्ट्रेशन है। ए ओज बी 1000 rupees but the debt is barred by the Limitation Act. A signs a written promise to pay B of 500 rupees on account of the debt. This is a contract. ये टाइम बार डेट में आएगा तीसरे एक्सेप्शन में। ए एक व्यक्ति है जो उधार लिया हुआ है 1000 रुपया, ठीक। 1000 रुपया टाइम बार्ड होता है, वह उसकी वसूली नहीं कर पाता है। बाद में वह व्यक्ति जिसने 1000 रुपया उधार लिया था वह लिख के यह वचन करता है कि मैं 1000 तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 1000 के बिहाफ पे मैं आपको 500 रुपये दे सकता हूँ। तो उसने सोचा कि भाई चलिए 1000 नहीं मिल रहा है, 500 मिल रहा है, 500 के लिए हम तैयार हो जाए। तो वह लिख कर 500 रुपया देने का वचन करता है जो टाइम बार्ड हो चुका रहता है। तो अब लिख के चूंकि उसने अपना वचन दे दिया है, इसलिए यह सबसेक्शन 3 में आएगा, उपधारा 3 में आएगा, धारा 25 के, और यह एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगला इलस्ट्रेशन है। ए एग्रीज टू सेल अ हॉर्स वर्थ 1000 rupees for 10 rupees. His consent to the agreement was freely given. The agreement is a contract notwithstanding the inadequacy of the consideration. यानी कि ए एक व्यक्ति है जिसके पास एक घोड़ा है, उस घोड़े की कीमत 1000 रुपये है, लेकिन वह जो है किसी व्यक्ति को अपने 1000 के घोड़े को 10 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो जाता है।
तो 1000 के घोड़े को वह 10 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो जा रहा है, तो यह जो है कहीं से भी उसकी इनएलिजिबिलिटी कहीं से भी उस कॉन्ट्रैक्ट की अयोग्यता को नहीं दर्शाएगा, बल्कि बस कंडीशन एक यह होनी चाहिए कि जो 1000 से 10 रुपया अपने घोड़े का दाम कर रहा है, उसकी जो सम्मति है वह फ्री रूप से, वह स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। अब हम लोग केस लॉ के माध्यम से एक एक एक्सेप्शन को समझते हैं। तो पहला एक्सेप्शन था नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो इस पे हम लोग केस देखते हैं, राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, 1900 का केस है, 1900 का। तो आइए देखते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन एक्सेप्शन नंबर 1 पे केस लॉ जो है राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। फैक्ट देखते हैं इसका। इन दिस केस द डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ अ फिक्स्ड सम मनी फॉर द एवरी मंथ, यानी कि एक पति है जो अपनी पत्नी से यह वादा करता है कि वह प्रत्येक महीने उसे खर्चा देगा। फॉर विच पर्पज? फॉर द सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस, यानी कि यदि वह उसकी पत्नी उससे अलग रहती है, कहीं अपना सेपरेट रेसिडेंस बनाती है, तो उस दशा में उसका पति उसे एक निश्चित रकम दिया करेगा। तो इन दिस केस द कोर्ट फाउंड दैट नो ट्रेस टू लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज, यानी कि कोर्ट को यह जो पहला एक्सेप्शन था कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, वो भाई नेचुरल लव एंड अफेक्शन कब दिखेगा? जब वो अपनी पत्नी को अपने पास रखने के लिए एग्रीमेंट करेगा, पास रखने के लिए प्रॉमिस करेगा। उसमें तो वह सीधा सीधा लिख रहा है कि यदि मेरी पत्नी मुझसे दूर रहती है, यानी कि यहाँ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है नहीं। तो पहले एक्सेप्शन में यह केस फॉल नहीं हुआ, पहले एक्सेप्शन में यह केस नहीं आया, इसलिए इस एग्रीमेंट को कोर्ट के द्वारा वॉइड डिक्लेयर किया गया, शून्य डिक्लेयर किया गया फॉर द लैक ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि इसमें प्रतिफल नहीं था और यह पहले एक्सेप्शन में भी नहीं आ रहा था, इसलिए कोर्ट ने इसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अगला केस है वीवा वर्सेस शिवराम। तो आइए देखते हैं कि वीवा वर्सेस शिवराम के केस में क्या हुआ था। देयर वाज अ सूट बिटवीन द टू ब्रदर्स, यानी कि एक मुकदमा जो है दो भाइयों के मध्य चल रहा था। बट द डिसीजन बाय द कोर्ट फेवर्ड ओनली अ ब्रदर, लेकिन जो कोर्ट का फैसला आया, जो माननीय न्यायालय का फैसला आया, वह एक भाई के पक्ष में गया। After the decision, the brother promised to another brothers that he will give half property to him and make it is in writing and registered, यानी कि जिस भाई के पक्ष में उस मुकदमे का डिस्पोजल हुआ था, जिस भाई के पक्ष में न्यायालय के द्वारा निर्णय सुनाया गया था, निर्णय के उपरांत वह भाई दूसरे भाई से वादा करता है कि ठीक है, न्यायालय का फैसला कुछ भी आया हो, मैं तुम्हें आधी संपत्ति दूंगा, ठीक। और इस आशय को उसने लिखित रूप में दर्ज किया। तो जब लिखित रूप में दर्ज करके उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसको पंजीकृत करा दिया, तब जो है यह पहले एक्सेप्शन में आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी दिख रहा है कि भाई दो भाइयों के बीच में प्रेम था, एक के पक्ष में जो है फैसला था, दूसरे के विपक्ष में था। तो जिसके पक्ष में फैसला आया उसने भातृ प्रेम में, अपने भाई के प्रेम में भाई से वादा करता है कि चलो मैं तुम्हें आधी संपत्ति दे दूंगा। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी आ गया और उसको रिटन फॉर्म में भी दर्ज किया। रिटन फॉर्म में दर्ज करने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन भी कराया, उसका पंजीकरण भी कराया, इसलिए यह पहले एक्सेप्शन में फिट बैठा और कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया। In this case, the court held that this is a binding contract, यानी कि यह एक बाध्यकारी संविदा है, and brother is liable to give him half property, और वह भाई जिसने वादा किया था वह आधी संपत्ति देने के लिए बाध्य है। दूसरा एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं जो है पास्ट वॉलंटरी सर्विस का। तो इस पर केस हम लोग देखते हैं गणपत सिंह जी वर्सेस अब्राहम का।
तो आइए देखते हैं पास्ट वॉलंटरी सर्विस पे, यानी कि ऐसा कोई कार्य जो पहले ही किया जा चुका है वह कैसे एक्सेप्शन क्रिएट करता है। गणपत सिंह जी वर्सेस अब्राहम के केस लॉ के माध्यम से हम लोग इसे समझते हैं। इन दिस केस अ सर्विस वॉज रेंडर्ड बाय द प्लांटिफ टू द माइनर व्हेन ही बिकेम मेजर सर्विस वॉज रिक्वेस्टेड टू कंटिन्यू। यानी कि इसमें जो है प्लांटिफ के द्वारा एक ऐसे बच्चे की सर्विस की जा रही थी, एक ऐसे बच्चे की देख रेख उसका सेवा किया जा रहा था जो माइनर था। तो जब माइनर था तब तो सेवा की गई, देख रेख की गई, लेकिन जब वह मेजर हो गया यानी कि जब बालिग हो गया तब भी उस बच्चे के द्वारा उससे रिक्वेस्ट किया गया कि वह उसकी देख रेख करता रहे। तब उस दशा में जो है यह पास्ट वॉलंटरी सर्विस के एक्सेप्शन में गया। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट द services rendered while he was in a minor is a good consideration, hence he is under obligation to pay the expenses of the service। तो कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि जो माइनर के दौरान उसकी देख रेख उसकी सेवा में खर्चा हुआ था वह उसे देने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसने अप्रूव किया, बाद में जो है वो सर्विस कंटिन्यू रखने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो इस दशा में वह पे करने के लिए जो भी उसके देख रेख में खर्चा आ रहा है बाध्य है। अब तीसरा एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं जो है टाइम बार्ड डेब्ट का, यानी कि कालावरोधित ऋण की। तो आइए तीसरे एक्सेप्शन को देखते हैं जो टाइम बार्ड डेब्ट की बात करता है। केस लॉ के माध्यम से हम लोग इसे भी देखते हैं। केस है दौलत राम वर्सेस सोमनाथ, दौलत राम बनाम सोमनाथ। तो आइए देखते हैं कि दौलत राम बनाम सोमनाथ के केस में क्या हुआ था। इस केस में भूस्वामी ने किराएदार को नोटिस देकर एक निश्चित अवधि के लिए किराए की बकाया रकम, जिसमें काल तिरोहित ऋण भी शामिल था, काल तिरोहित किराया भी शामिल था, के भुगतान की मांग की। यानी कि एक भूस्वामी है जो किसी किराएदार को रखा हुआ था, उसने कई महीनों से अपने किराए का भुगतान नहीं किया था। तो भूस्वामी ने उसे नोटिस दिया कि जो भी ऋण बकाया है उसका भुगतान आप कीजिए, और इस नोटिस में कुछ ऐसे भी भुगतान बाकी थे जो टाइम बार्ड हो चुके थे, जो कालावरोधित हो चुके थे, जो काल तिरोहित हो चुके थे। किराएदार ने उत्तर लिखा कि भुगतान नकद, चेक या ड्राफ्ट जैसा आप उचित समझे उस तरीके से किया जा सकता है, परंतु इसमें इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा अथवा कितनी अवधि के लिए बकाया किराए का भुगतान किया जाएगा। किराएदार ने बकाया किराए की कुछ रकम का भुगतान किया, परंतु इसमें जो टाइम बार्ड किराया था वह सम्मिलित नहीं था। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो टाइम बार्ड किराया था उसके भुगतान का कोई अभिव्यक्त वचन नहीं था, इस कारण उत्तर देने के लिए उक्त पत्र जो ऋणी द्वारा लिखा गया था वह ऋणी के दायित्व अधीन उसे ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि कंडीशन ही ऐसा है कि टाइम बार्ड यदि डेब्ट है उसका पेमेंट कराना है तो वह लिखित रूप में देगा, उसे साइन करेगा, तभी जो है उसकी वसूली कराई जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो इसने ये बोला सिर्फ मालिक ने कि जो भी आपका बकाया रकम है, जो भी बकाया किराया है उसे आप दे दें, जिसमें कुछ टाइम बार्ड किराए भी शामिल थे। तो पेमेंट तो उसके द्वारा किया गया, लेकिन टाइम बार्ड तो ऐसे ही अपने से तो इन्फोर्सेबल होगा नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि किराएदार यह लिख कर दे कि ठीक है, जो बकाया किराया है, जो टाइम बार्ड हो चुका है, मैं उसको भी दूंगा, उसका भी जो है भुगतान करूंगा। लिख कर देता है, अपना साइन करके देता है, तब वह स्पेशली जो है इन्फोर्सेबल होगा, अदरवाइज वह टाइम बार्ड ही रहेगा, वह अनइन्फोर्सेबल रहेगा। इसलिए कोर्ट ने यही कहा कि सिर्फ उसके जवाब देने से, क्योंकि उसने लिख कर नहीं दिया था कि वह टाइम बार्ड किराए का भी भुगतान करेगा, अतः आप उसकी वसूली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह टाइम बार्ड हो चुका था। अगला केस हम लोग देखते हैं अप्पा राव वर्सेस सूर्य प्रकाश राव। तो आइए देखते हैं कि अप्पा राव वर्सेस सूर्य प्रकाश राव के केस में क्या हुआ था। यह भी टाइम बार्ड डेब्ट के ऊपर है, काल तिरोहित ऋण के ऊपर है। अप्पा राव बनाम सूर्य प्रकाश राव।
इस वाद में ऋणी ने ऋणदाता को लिखा कि मैं वैशाख महीने के अंत तक समस्त पिछले ऋणों की जो है धनराशि भेज दूंगा। तो इसमें जो ऋणी है वह अपने ऋणदाता से, जो कर्ज देने वाला व्यक्ति है, उसको यह लिख कर देता है कि मैं वैशाख महीने के अंत तक समस्त पिछले ऋण की धनराशि भेज दूंगा। यानी कि उसमें वह समस्त राशियों को मेंशन कर दिया गया है, समस्त राशि जितनी भी बकाया थे सबका उल्लेख किया हुआ है, जिसमें टाइम बार्ड भी आएगा और ऐसे ऋण भी आएंगे जो टाइम बार्ड नहीं है। तो न्यायालय ने इसे भुगतान करने की अभिव्यक्त प्रतिज्ञा माना और धारा 25 उपधारा 3 के अंतर्गत प्रवर्तनीय ठहराया, क्योंकि उसने लिख कर दिया है, उसने साइन करके दिया है कि जितनी भी बकाया राशि है, जो भी धनराशि ऋण है, मैं उस सारे का भुगतान वैशाख महीने के अंत तक कर दूंगा। इसलिए वह 25(3) के एक्सेप्शन में आ जाता है, कालावरोधित ऋण के एक्सेप्शन में आ जाता है, टाइम बार्ड के एक्सेप्शन में आ जाता है, क्योंकि इसमें उसके द्वारा लिखकर साइन करते हुए ऋण के भुगतान की बात कही गई थी। तो ये हम लोगों ने आज स्टडी किया कि क्या एक्सेप्शन है कंसिडरेशन के, प्रतिफल के क्या अपवाद हैं, अर्थात कब जो है बिना प्रतिफल के ही कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल रहेगा, कब कोई एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।